जय हिंद बच्चों। आज एक बार फिर से हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण में कल जो पढ़ाई हुई थी उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था व्याकरण के भेद। तो व्याकरण के जो 5 भेद होते हैं उसमें से 2 हमने पढ़ लिए थे, एक वर्ण विचार और दूसरा शब्द विचार। ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। और आज हम पढ़ेंगे ये वाक्य विचार। बीच में देख लीजिए बोर्ड पर लिखा हुआ है वाक्य विचार, जिसको कहते हैं सेंटेंस। तो अंग्रेजी में आप सेंटेंस का अगर परिभाषा जानते हैं तो फिर हिंदी भी उसी तरह का है कि वर्णों के सार्थक मेल को या समूह को वाक्य कहते हैं, शब्दों के सार्थक मेल या समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, लेकिन शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। और ये जो वाक्य या सेंटेंस होता है इसके 2 भाग होते हैं, पार्ट होते हैं। अंग्रेजी में उसको पार्ट कहेंगे। अंग्रेजी में आपने उस पार्ट को पढ़ा होगा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, और उसी को हिंदी में हम लोग कहते हैं उद्देश्य और विधेय। तो आज हम पढ़ेंगे सेंटेंस में या वाक्य में उद्देश्य और विधेय, जो कि वाक्य के अंग होते हैं या भाग होते हैं। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि वाक्य के भेद कितने होते हैं। तो सबसे पहले भाग देखेंगे, उसके पार्ट कितने होते हैं। सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। उसको हिंदी में कहते हैं उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य का मतलब कहने वाला या काम करने वाला। कोई काम करने वाला जो होता है उसको उद्देश्य कहते हैं, और जो काम हो रहा है, जो काम होता है, उसको विधेय कहते हैं। सब्जेक्ट यानी कर्ता, और विधेय प्रेडिकेट मतलब जो काम हुआ, काम करने वाला उद्देश्य, और जो काम हुआ उसको विधेय कहते हैं। जैसा अगर हम कहते हैं कि राम पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें कर्ता कौन है? राम। कौन काम करता है? तो पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ उद्देश्य में राम हो जाएगा और विधेय में हो जाएगा पुस्तक पढ़ता है। तो हमारे समझ से आप ये जान गए होंगे उद्देश्य और विधेय। राम उद्देश्य है, पुस्तक पढ़ता है विधेय है। काम करने वाला उद्देश्य, जो काम हुआ विधेय। और अब हम जानेंगे वाक्य के भेद। तो वाक्य के 2 आधारों पर भेद हम सीखेंगे। एक होता है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, जो 8 होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। और फिर इधर रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। फिलहाल अभी हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। पहला होता है विधानवाचक वाक्य या स्वीकारात्मक वाक्य या साधारण वाक्य या सिंपल सेंटेंस, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं, उसको कहते हैं, यहाँ हिंदी में 3 नाम से जानते हैं, विधानवाचक, स्वीकारात्मक या साधारण वाक्य। जैसे वह जाता है, ये सामान्य वाक्य हो गया। अंग्रेजी में इसको अफर्मेटिव सेंटेंस भी आप बोल सकते हैं। तो उसी को विधानवाचक या स्वीकारात्मक कहते हैं, जिसमें किसी बात को स्वीकार कर लिया जाता है। और नकारात्मक दूसरा भेद होता है। अर्थ के आधार पर जो दूसरा भेद है, नकारात्मक या निषेधवाचक वाक्य। इसको अंग्रेजी में नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं, जैसा कि आप जानते भी हैं। वह जाता है, तो इसका नेगेटिव सेंटेंस या नकारात्मक वाक्य होगा, वह नहीं जाता है। तीसरा जो होता है वो होता है प्रश्नवाचक वाक्य। इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस अंग्रेजी में कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। इसी का अगर हम सेंटेंस को चेंज करें, ट्रांसफॉर्म करें, वह जाता है, तो इसका प्रश्नवाचक होगा, क्या वह जाता है? उसके बाद चौथा होता है संकेतवाचक वाक्य। इसमें एक काम दूसरे काम पर निर्भर करता है, संकेत माना जाता है। एक इसमें 2 तरह के कार्य होते हैं और एक काम दूसरे पर निर्भर करता है, तो वैसे वाक्य को संकेतवाचक कहते हैं। संकेतवाचक में एग्जाम्पल से स्पष्ट होगा कि यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। यदि वर्षा होगी
तो फसल अच्छी होगी। फसल तभी अच्छी होगी जब वर्षा होगी। तो एक शर्त है कि फसल तो अच्छी होगी, लेकिन कब? यदि वर्षा होगी तब। यदि वह विद्यालय जाएगा तो अंग्रेजी पढ़ेगा। तो इस तरह के सेंटेंस को संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। और पांचवा वाक्य का भेद होता है अर्थ के आधार पर विस्मयादि बोधक वाक्य या एक्सक्लामेटरी सेंटेंस इसको बोलते हैं अंग्रेजी में। तो विस्मयादि बोधक वाक्य या एक्सक्लामेटरी सेंटेंस इसको बोलते हैं। इसमें विस्मय का साइन या चिन्ह लगा रहता है। विस्मयादि बोधक का चिन्ह होता है एक लकीर खींचकर, ऐसे एक लाइन खींचकर नीचे एक बिंदी दे दिया जाए तो इसको विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं या विस्मय सूचक साइन कहते हैं। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी कहते हैं इसको। तो विस्मयादि बोधक का यह साइन जहां देख लीजिए, समझ जाइएगा कि यह विस्मयादि बोधक वाक्य है। अगर एग्जाम्पल देखना हो तो वाह वह जीत गया, हाय वह मर गया, यानी वाह कितना अच्छा मौसम है। तो इस तरह के जो सेंटेंस या वाक्य होते हैं उसको विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। और उसके बाद वाला जो छठा भेद होता है वो होता है आज्ञा सूचक या आदेश सूचक। ये आज्ञा सूचक में वह वाक्य जिसमें किसी को आदेश दिया गया हो उसको आज्ञा सूचक कहते हैं, या आज्ञा दिया गया हो उसको आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। जैसे अगर किसी को कहा जाए कि तुम वहां बैठो, वह तुम इधर आओ, तो इस तरह से आदेश जिस वाक्य में दिया जाता है उसको आदेश सूचक या आज्ञा सूचक कहते हैं। सातवां भेद होता है इच्छावाचक वाक्य। जैसे भगवान आपका भला करे, आप दीर्घजीवी हो, आपकी यात्रा मंगलमय हो, तो इसको इच्छावाचक, हमारी इच्छा है कि भगवान आपको खुश रखे, इस तरह के वाक्यों को इच्छावाचक कहते हैं। और अंतिम तथा आठवां भेद होता है संदेहवाचक वाक्य। किसी भी काम को करने में यदि संदेह हो, डाउट हो, तो संदेहवाचक कहते हैं। जैसे शायद आज वर्षा होगी, कंफर्म नहीं है, संभावना जिस वाक्य में संभावना हो अथवा संदेह हो उसको संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। और ये होता है अर्थ के आधार पर 8 भेद। और अब होता है रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद। एक होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है मिश्र वाक्य और तीसरा होता है संयुक्त वाक्य। ये रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य के भेद होते हैं। कहा जाता है परिभाषा में कि जिस वाक्य में एक कर्ता और एक ही क्रिया हो उसको सरल वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य की परिभाषा क्या है कि जिस वाक्य में एक कर्ता और एक ही क्रिया, यानी काम करने वाला एक और काम जो हो रहा है वह भी एक ही होना चाहिए, उसको सरल वाक्य कहते हैं। जैसे अगर हम कहें कि राम पढ़ता है, तो राम हो गया कर्ता और पढ़ना हो गया क्रिया। उसने लिखा, तो इसमें उसने हो गया कर्ता और लिखा हो गया क्रिया। एक कर्ता और एक क्रिया है, इसलिए सरल वाक्य है। उसने लिखा, अगर आप लिखे हैं उसने लिखा, ये हो जाएगा सरल वाक्य। इस सेंटेंस को आप बड़ा भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि उसने अपने पिताजी को सुबह में एक पत्र लिखा, तो उसमें भी, उस वाक्य में भी उसने लिखा है। तो एक ही कर्ता और एक ही क्रिया है। बीच में आप अदर वर्ड्स जोड़ सकते हैं सेंटेंस को लंबा करने के लिए, या लंबे वाक्य हो सकते हैं, लेकिन वो भी सरल वाक्य ही कहलाएगा। दूसरा होता है मिश्र वाक्य। अब इस मिश्र वाक्य की परिभाषा होगी कि दो उपवाक्य यदि किसी अव्यय से जुड़े होते हो तो उसको कहते हैं मिश्र वाक्य। परिभाषा ठीक से सुनिए। जब दो उपवाक्य, जिसमें एक प्रधान वाक्य होगा और एक आश्रित उपवाक्य होगा, जब दोनों किसी अव्यय से जुड़ा हो, सेंटेंस दोनों दो ठो होगा, अधूरा सेंटेंस हो अथवा पूरा सेंटेंस हो, दो
उप सेंटेंस या उपवाक्य होंगे और दोनों किसी अव्यय से जब जुड़ेंगे तो मिश्र वाक्य। अव्यय अव्यय जैसे उसने कहा कि कल विद्यालय बंद है। तो यहां देखिए कि यहां जो दिख रहा है यही अव्यय है। उसने कहा एक अधूरा सेंटेंस, कल विद्यालय बंद है ये दूसरा सेंटेंस, और दोनों जुटा हुआ है की से। तो यह की जो है यह अव्यय है। जब दो अधूरे अथवा पूरे सेंटेंस किसी अव्यय से जुड़े हों तो उसको मिश्र वाक्य कहते हैं। और अंतिम रूप से संयुक्त वाक्य, जब दो सरल वाक्य, ध्यान से सुनना होगा कि जब दो सरल वाक्य किसी संयोजक या कनेक्टर से जुड़े हों तो उसको संयुक्त वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, माता जी खाना बना रही हैं और पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। जगह की थोड़ी कमी है इसलिए माता जी खाना बना रही है एक पूरा सेंटेंस, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं पूरा सेंटेंस, यानी दो सरल वाक्य दिख रहा है। संयुक्त वाक्य की परिभाषा में यही कहेंगे कि जब दो सरल वाक्य, इसमें अधूरा वाक्य नहीं है, दोनों ही पूरे वाक्य हैं। जब दो सरल वाक्य किसी संयोजक या कनेक्टर से जुड़े हों तब उसको संयुक्त वाक्य कहेंगे। तो पहला हुआ सरल वाक्य जिसमें एक कर्ता और एक क्रिया हो, दूसरा हुआ मिश्र वाक्य जिसमें दो अधूरे अथवा पूरे सेंटेंस किसी अव्यय से जुड़े हो, और तीसरा हुआ संयुक्त वाक्य जिसमें दो पूरे सेंटेंस, दो वाक्य अगर किसी कनेक्टर से या समुच्चयबोधक से अथवा संयोजक से जुड़े हो तब उसको कहते हैं संयुक्त वाक्य। तो अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में देखते हैं आगे चिन्ह विचार के बारे में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।